वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट सीरीज में आपका वार्म वेलकम है। इस सीरीज में हम आज देखने जा रहे हैं सेक्शन 40 टू 44 के बीच में जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट। कब जजमेंट जो होता है वो रिलेवेंट बन हो जाता है एविडेंस एक्ट में, ये हमें पढ़ना है सेक्शन 40 से 44 में। सेक्शन 40 of the and to section 44 of the Indian Evidence Act lays down the provision relating to the judgment of court of justice when relevant। अभी 40 से 44 क्या करता है, किसी भी कोर्ट्स का क्या जजमेंट है, किस कंडीशन और किस सर्कमस्टांसेस में रिलेवेंट होगा, ये देखना पड़ेगा। यार ये कोर्ट्स क्या हो सकते हैं, इंडियन कोर्ट्स भी हो सकते हैं, फॉरेन कोर्ट्स भी हो सकते हैं, ये कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट हो सकते हैं, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट हो सकते हैं, कॉम्पिटेंसी इनका मतलब कॉम्पिटेंट कोर्ट्स, नॉन कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हो सकते हैं उस सब्जेक्ट मैटर के लिए। डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है, जैसे हम डिफरेंट अभी हम पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर इज टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। क्या ऑब्जेक्ट है, एक तो है अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। अगर रिलेवेंट नहीं बनता एक जजमेंट दूसरे केस में, होगा क्या कि उस सूट को फाइनल करने के लिए अगर आपने फाइनलिटी नहीं किया या उसको फाइनल नहीं माना तो फिर से एक जजमेंट, फिर से एक ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब फिर एक ट्रायल जब शुरू होगा तो वो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ एक एक इशू के लिए कई कई ट्रायल चल रहे हैं, मल्टीपल ट्रायल चल रहे हैं। ऐसे जो हमारा कोर्ट या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हमारा, वो बहुत प्रेशर में है। उस पर बहुत सारा पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये ड्यू टू लैक ऑफ ऐसा कोई विल, जुडिशियल विल नहीं है। हम लोग रोज केसेस देखते हैं, रोज समझते हैं, देखते हैं कि कितना लोड हम लोग हैंडल कर रहे हैं। स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। और इस केस में अगर ये रिलेवेंसी का मैटर नहीं आएगा तो आप सोचिए क्या हालात होगा। जहाँ आज 4 करोड़ केसेस अगर पेंडिंग होंगे, तो अगर ये सेक्शन 40 टू 44 नहीं रहा इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वो केसेस 4 करोड़ से सीधे 40 करोड़ में बन जाएंगे। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल and to save precious time of the court. So every moment of the court time is a very important and it should be utilized in a manner which is will helpful in achieving the ends of justice। हमें किसी भी तरह से ends of justice को अचीव करना है तो एवरी मोमेंट कहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए, ends of justice को किसी तरह से अचीव करने में। देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इट इज इन ये देखिए एक लैटिन मैक्सिम है, इंटरेस्ट रिपब्लिकाए उट सिट फिनिश लिटियम। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रिपब्लिक टू इन द लिटिगेशन। दो तरह से, अगर क्यों इंटरेस्ट, रिपब्लिक का इंटरेस्ट क्यों होगा, एक तो आपको इकोनॉमिकल रिसोर्सेज भी लगता है। जब कोई ट्रायल चल रहा है, जजेस हैं, कोर्ट्स है, उसके अंदर स्टाफ है, क्लर्कल स्टाफ है, उस पर इकोनॉमिकल रिसोर्सेज भी आपका जा रहा है। दूसरा, अगर बार बार एक केस के लिए 2 लोग जाते रहेंगे कोर्ट में, तो जो आदमी हार रहा है या कोई आदमी जीत रहा है तो उसका विश्वास खत्म होता जाएगा न्यायालय से, न्याय पे। क्योंकि अगर जो जीत भी रहा है फिर उस पर केस कर दिया जाए, फाइनल नहीं माना जाए। तो वी हैव टू इन द लिटिगेशन, वी हैव द इनटू लिटिगेशन टू सेव द जुडिशरी फ्रॉम द ओवरबर्डनेस and it is in the interest of republic। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, जो हम लोग जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के रूप में जाना जाता है, which signifies that when a matter of fact has been finally and conclusively resolved by a competent court, the same matter cannot be re-litigated once again। अगर एक कोर्ट है C1, उसमें 2 लोग गए A एंड B वर्सेस B, एक मैटर M1 को लेके, और कोर्ट C1 ने इसको पूरा ट्रायल किया, इसके एविडेंस लीड किया गया एक के द्वारा, बी के द्वारा, ठीक, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, फैक्ट ऑफ इश्यूज बने, उसे फिर फैक्ट ऑफ इशू पे कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया और देन एक डिसीजन दिया, फाइनल डिसीजन। तो ये जो फाइनल डिसीजन और या जजमेंट होगा J1, ये कंक्लूसिव होगा A और B के बीच में। अब ये J1 फिर से इसके कोर्ट में नहीं आ सकते इस मैटर को लेके, या कंकरेंट इसी C2 कोर्ट में नहीं जा सकते, ये बस अपील में जा सकते हैं। क्योंकि अगर A और B के बीच में मैटर फाइनल हो गया, फिर उसी कोर्ट में उसके बगल वाले कोर्ट में जा रहे हैं, उससे क्या होगा, लिटिगेशन का कोई एंड ही नहीं होगा। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, जहां भी आपने अगर सीपीसी का ये चैप्टर्स में सेक्शन 11 को बहुत अच्छे से डील किया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एक्सप्लेनेशन 4 में दिया गया है। ये सबको आप पढ़िए सेक्शन 11 में। कम्युनिटी अवेलेबल है, जो इस क्रैक के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वीडियोज भी अवेलेबल, आप पढ़ सकते हैं। Firstly, we need to understand the actual meaning of judgment। जजमेंट का एक्चुअल मीनिंग कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेक्शन 2 ऑफ 9 सीपीसी में। सीपीसी का सेक्शन 2 क्या है, डिफिनेशनल क्लॉज है। वहां पे क्या लिखा हुआ है,
स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो स्टेटमेंट दिया जा रहा है किसके द्वारा? जज के द्वारा। इस ग्राउंड पे? डिक्री और ऑर्डर के द्वारा पे। अगर इसे और कॉमन लैंग्वेज में बोले तो जजमेंट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ डिसीजन which is given by the judges in a court regarding the right, duties, liabilities of an individual। ए बी के बीच में ये प्रॉपर्टी को लेके केस था, ये मेरा है, बी मेरा है, तो कोर्ट ने डिटरमाइन कर दिया बी का ही है, उसका राइट है इस पे, ये बी की ए का लियाबिलिटी नहीं है, इसका हटना पड़ेगा इसकी। मतलब कोर्ट ही डिटरमाइन करेगा राइट है, ड्यूटी है, लियाबिलिटी है। अब जजमेंट दो तरीके होते हैं, जजमेंट इन ड्रीम मतलब वन वर्सेस ऑल, जजमेंट इन पर्सोना वन वर्सेस वन, मतलब दो पार्टी है ना, तो ए वर्सेस बी, सिंपल समझिएगा, ए वर्सेस वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड के लिए वो जजमेंट ऑपरेट होता है, एंटायर वर्ल्ड के लिए, जिसे हम कहते हैं जजमेंट इन ड्रीम, जजमेंट इन पर्सोना। Judgment affecting the legal status of some subject matter, person or things are called judgment in rem. It will not only remain between the two parties. ये दो पार्टी A versus B के बीच में relevant नहीं रहेंगे, but also be applicable on the entire world. Example: divorce court judgment, grant of probate, administration. Such judgment are conclusive evidence. क्या हो सकते हैं? Conclusive against all the person whether parties to it or not. आप पार्टी बनिए नहीं, अगर जजमेंट आ जाता है उनके अगेंस्ट में क्या होता है, ये कंक्लूसिव हो जाता है। अब जजमेंट इन पर्सोना क्या होता है? दो लोगों के बीच में। जजमेंट इन पर्सोना आर ऑल ऑर्डिनरी जजमेंट नॉट अफेक्टिंग द स्टेटस ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, एनी पर्सन, एनीथिंग। इन सच जजमेंट द राइट्स ऑफ द पार्टीज टू द सूट ऑफ प्रोसीडिंग आर डिटरमाइंड। उन दोनों पार्टीज का ही डिफरेंस इसमें डिटरमाइन होता है। अगर इसके डिफरेंस को देखेंगे तो देख लीजिए, इट इज एन एडजुडिकेशन प्रोनाउंस अपॉन द स्टेटस ऑफ अ पर्सन और थिंग बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट टू द वर्ल्ड जनरली। It is an ordinary judgment not affecting the status of any subject matter, any person or anything। अभी इसको अब सेकंड लाइन समझिए, समझिए। The judgment of a court in exercise of probate, matrimonial, insolvency jurisdiction, confirming or to take away any legal character or judgment in rem। अब मान लो कि सोहन is a insolvent, सोहन is insolvent। सोहन इंसॉल्वेंट बस मोहन के लिए नहीं ना है, ये तो एंटायर वर्ल्ड के लिए सोहन क्या है? इंसॉल्वेंट है। उसको एक कैरेक्टर, एक लीगल कैरेक्टर जो दिया गया, वो जजमेंट इन रेम, जिस जजमेंट में दिया गया कैरेक्टर, उसमें हो सकता है कि मैं नहीं होगा पार्ट में, लेकिन अगर सोहन इंसॉल्वेंट बन जाता है तो मैं दुनिया के किसी कोने में भी आऊंगा, सोहन मेरे लिए क्या है? एक लीगल कैरेक्टर है, मैं भी तो बाइंडिंग हुआ ना, सोहन इज इंसॉल्वेंट। द जजमेंट ऑफ सिविल कोर्ट्स और जजमेंट इन पर्सोनम, सिविल कोर्ट्स में क्या होता है? लोग जाते हैं ए वर्सेस बी, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन वेदर दे आर पार्टीज टू डू द प्रोसीडिंग, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सूट। यहाँ पे दो लोगों के बीच बाइंडिंग होता है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी का केस, अगर सोहन इंसॉल्वेंट है तो मेरे लिए भी है, और जिसने किया हो केस उसके लिए भी है। Relevancy of judgment, it means that every judgment is based upon the fact of each particular case। कोई particular case हुआ, dispute हुआ, deny of claim हुआ, किसी ने assert किया अपना right, particular case होगा, उसका fact and issue हुआ होगा, उसी fact and issue पे judgment आएगा। तो मतलब हर एक केस का अपना particular facts होता है। If we understand it in a simple way, it says that each and every case has its own importance, own set of principles। जब कोई केस आता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, वो अपने उसका फैक्ट्स होता होगा, तो उसका अपना इंपॉर्टेंस है जजमेंट का। द जजमेंट ऑफ ईच केस इज बेस्ड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द जजमेंट ऑफ वन केस इज इंटर रिलेटेड विद अनदर केस। एक केस अपने लिए पूरा हो सकता है, लेकिन दूसरे केस में इंटर रिलेशन हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। अ सिविल जजमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू अ क्रिमिनल ट्रायल थ्रू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम फैक्ट। सेम फैक्ट है इंफॉर्मेशन, उससे एक तरफ सिविल ट्रायल चल रहा है, एक तरफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है। ये सिविल ट्रायल का जजमेंट विल नॉट बी रिलेवेंट टू द क्रिमिनल ट्रायल। द जजमेंट इन अ सिविल केस फॉर डिफेमेशन इज नॉट रिलेवेंट टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। द प्रीवियस जजमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू द सब्सिक्वेंट केस। मोर इंपॉर्टेंट इज गिवन टू द फैक्ट ऑफ द केसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच जजमेंट इज गिवन। अपना सिविल केसेस के बेसिस पे आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 40 क्या कह रहा है? प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू बार अ सेकंड सूट ऑफ इट। यहाँ पे सेक्शन 40 क्या लगा रहा है? एक बार लगा रहा है, मतलब एक रोक लगा रहा है कि सेकंड सूट आप नहीं कर सकते। कब कब? सेक्शन 40 परमिट्स एविडेंस ऑफ द प्रीवियस जजमेंट। आप एविडेंस दे सकते हैं किसका? प्रीवियस जजमेंट का, ऑर्डर का, डिक्री का, व्हिच बाय लॉ प्रिवेंट एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस of a suit or holding a trial। It means that the previous judgment become relevant to bar the subsequent suit। अब A and B के बीच में
कोई जजमेंट हुआ J1, तो ये फिर से कोर्ट में चला गया दूसरे C2 में। अब बी ने लीड किया एविडेंस कि सर ये जजमेंट हमारे बीच में आ चुका, कंक्लूसिव था। C2 पे क्या हुआ, 40 का बार लगेगा, 40 विल बिकम बार। अब C2 द कोर्ट 2 will not can entertain any subsequent become relevant to bar the subsequent judgment. Section 11 of the CPC embodies the rule of res judicata, which bars or restrain the repetition of suit or litigation of the same issue. अभी हमने देखा कि रेस जुडिकाटा में क्या होता है, दो पार्टीज अगर सेम ऐसे फैक्ट ऐसे इशू पे या ऐसे फैक्ट्स पे जो कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इशू होता है फॉर्मर सूट में भी, अभी जो रेस किया गया हम फिर से चले गए सब्सिक्वेंटली सेट में भी, और उन पार्टीज के बीच ही में, उन पार्टी हो चाहे पार्टी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, सक्सेसर हो या उनके टाइटल का कोई हो, और उस पर एक जजमेंट आ चुका है, तो सेक्शन 11 ऑफ सीबीसी सीधा सीधा बोलता है कि अगर इसे फाइनली हर्ड एंड सेटल डाउन बाय द जुडिशरी, मतलब जज ने इसको सुना है ऑन द मेरिट्स और उस पर अपना एप्लीकेशन और जुडिशियल माइंड किया है, तो अब सेकंड उस पर फिर ट्रायल नहीं हो सकता है, वो बार कर देता है सेक्शन 11। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दिस प्रिंसिपल इज टू प्रिवेंट, क्या हमने पहले ही पढ़ा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट एंड इनटरमिनेबल डिस्प्यूट बिटवीन द लिटिगेंट। अगर सूट चलता रहेगा तो किसी का कोई डिस्प्यूट तो सेटल ही नहीं हो पाएगा ना, तो हमें रोकना है मल्टीप्लिसिटी और दोनों के बीच के लिटिगेशन को। Once there has been the judgment, एक बार अगर जजमेंट आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, डिग्री आ जाता है about facts and law, no subsequent कोई प्रोसीडिंग would be not be started, दूसरा कोई प्रोसीडिंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते। The doctrine of res judicata rests upon the maxim nemo debet bis vexari pro una idem causa, no man ought to be tried twice for the same cause of action। एक ही cause of action पर डिसाइड हुआ, फिर से आप कोर्ट में चले गए उसी cause of action को लेके, ऐसा नहीं हो सकता है। Section 48 deals with the principle of res judicata in civil cases or arbitrary fois acquit or arbitrary fois convict in criminal cases। Section 40 डील करता है किसको, res judicata। Section 11 में arbitrary fois convict मतलब सेम सेट ऑफ एक्शंस के लिए किसी को एक बार ट्रायल चला, उसमें वो एक्विट हो गया, छूट गया, अब फिर से उस पर आपको नहीं चला सकते हैं सेम ट्रायल पे, क्योंकि वो एक बार छूट चुका है तो उसने। उसी तरह arbitrary fois convict पे क्या होता है, अगर एक बार उसको आपने कन्विक्ट कर दिया है, एक बार वो वंस कन्विक्ट हो गया है, तो फिर से उस पर आपने ट्रायल कर दिया सेम फैक्ट्स में, ऐसा नहीं दूसरे केस में, अब मर्डर केस में वो कन्विक्ट हो, फिर से आप कर दिए, आप ये सेकंड जो ट्रायल है, सेकंड जो प्रोसीडिंग आप उसको नहीं कर सकते, इस पर बार है। अब अगर हमारे आर्टिकल 20 ऑफ 2 में आप आइएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में आइएगा, ये सारा बेयर एक्ट जो है ना अवेलेबल है juriscrack.com पे, आप देख सकते हैं। प्रोवाइड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ arbitrary fois convict। अब हमारे ये ब्रोड है, सेक्शन 40 दोनों को करता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 ऑफ 2 प्लस एंड सेक्शन 300 आर्टिकल 22 और सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी प्रोटेक्शन देता है बस ऑर्डर fois कन्विक्ट से, मतलब किसी आदमी को अगर एक्विट कर दिया गया, इसका मतलब ये वाला केस, ये हम नहीं देखते प्रोटेक्शन। अगर किसी को एक्विट कर दिया गया है तो सेम फिर से ट्रायल चलाया जा सकता है, फिर से ये देखने के लिए कि एक्विट सही ग्राउंड्स पे किया गया या फिर उसे फिर से कन्विट किया जा सकता है। मतलब एक बार उस पर प्रोसीडिंग चला, मान लीजिए प्रोसीडिंग 1 में क्या हुआ, वो एक्विट हो गया, फिर से P2 चल सकता है, इसमें कोई बार नहीं है अंडर आर्टिकल 22। बार इसमें अगर उसे P1 ही में अगर कन्विक्ट कर दिया गया तो फिर उस पर वही सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए, सेम चीजों के लिए फिर से उस पर ट्रायल नहीं किया जा सकता है। तो सिमिलरली आर्टिकल 20 ऑफ 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ arbitrary fois convict और डबल jeopardy, which means a person could not be punished twice for the offense। सेम फॉर पनिश नहीं किया जाता, पनिशमेंट में ये प्रोटेक्शन मिलता है। अब सेक्शन 41 चार इंपॉर्टेंट केसेस के लिए आता है बस। PMAI Section 41 deal what is known as judgment in rem, which is not only bind the parties at the representative but also binding as against the whole world। ये पूरी दुनिया के लिए उसके अगेंस्ट होता है। अब प्रोबेट P, मैट्रिमोनियल जजमेंट, एडमिरलिटी एंड इंसॉल्वेंसी, ये चार केसेस हैं सेक्शन 41 में, आप याद रखिएगा आते हैं। प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी, इंसॉल्वेंसी, ये केस जजमेंट इन रेम होते हैं। अगर किसी का अगर कैरेक्टर बन गया है, वो डाइवोर्स है, तो दुनिया के लिए वो डाइवर्सी है। फॉर जजमेंट टू बी बाइंडिंग एंड कंक्लूसिव प्रूफ, और सेक्शन 41 में बात होता है किस चीज का, कंक्लूसिव प्रूफ का। अगर सेक्शन 41 में कोई
प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी या इंसॉल्वेंसी का केस प्रूफ हो जाता है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है। अभी हम देखेंगे अंडर सेक्शन 41 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ये होने के लिए से सेक्शन 41 में ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। द जजमेंट मस्ट बी फाइनल जजमेंट, जजमेंट जो हो फाइनल हो। द कोर्ट डिलीवरिंग अ जजमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। देखो कॉम्पिटेंसी ऐसी चीज है, कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, कॉम्पिटेंस का लगता है जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। अब उसके पास उस काम को, मतलब जिस केस के लिए वो डिस्प्यूट आया उसको सुनने का पावर ही नहीं, अथॉरिटी नहीं, लॉ ने उससे कोई पावर ही नहीं कन्फर किया है और उस कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो उसका जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। क्या है कि अगर अभी हम बात करेंगे, जब सीपीसी में केस आप पढ़ते हैं, बहुत ही लैंडमार्क केस है किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान के केस में कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 1954 में कि अगर कोई कोर्ट विदाउट कॉम्पिटेंसी, विदाउट जुरिडिक्शन कोई जजमेंट अगर दे रहा है तो इन द आइज ऑफ द लॉ देयर इज नो वैल्यू। वो कोरम नॉन जुडाइस है, नो इस्ट है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये होता है, सोचिए, मतलब वो कोर्ट का ये वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टर है कि वो उसके पास क्या होना चाहिए, जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। द जजमेंट मस्ट हैव बीन डिलीवर्ड बाय कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ सेक्शन 41 के रिस्पेक्ट में पढ़े तो उसके पास ये चार मैटर में ही वो जजमेंट क्या होगा, कंक्लूसिव होगा। दैट इज अ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन। द जजमेंट मस्ट कन्फर और टेक अवे एनी पर्सन, एनी लीगल कैरेक्टर। जैसे मैंने बोला किसी को अगर मैंने इंसॉल्वेंट, किसी कोर्ट ने अगर इंसॉल्वेंट बोल दिया तो वो सबके लिए इंसॉल्वेंट है ना, दुनिया भर के लिए। और डिक्लेयर दैट एनी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू सच लीगल कैरेक्टर, और डिक्लेयर एनी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनी स्पेसिफिक थिंग, एब्सोल्युटली द जजमेंट इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ फॉर द मैटर। आप एविडेंस एक्ट में फिर सेक्शन 4 में जाइएगा, देखिएगा क्या लिखा, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन तीन तरह के प्रिजम्पशन होते हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव। अगर जहाँ पे थर्ड वाला मापदंड आ जाए, कंक्लूसिव आ जाए, तो ये इतना मजबूत होता है कि आप इसमें एविडेंस भी लीड नहीं कर सकते हैं, ओनली ऑन द ग्राउंड्स गिवन। जैसे कि आप इस 5 ग्राउंड में ये कर सकते हैं, कोर्ट कंपिटेंट नहीं था, इस पे आप जजमेंट दे सकते हैं, इस पे आप एविडेंस लीड कर सकते हैं। मतलब अगर कोई मैटर कंक्लूसिव है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू बहुत हाई है। द प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी के केस में वो जजमेंट बाइंडिंग बन जाता है, कंक्लूसिव बन जाता है। 42 क्या कहता है, रिलेवेंसी एंड इफेक्ट्स ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41। सेक्शन 41 में जो मेंशन किया हुआ है पीएमएआई, दैट इज अ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी एंड इंसॉल्वेंसी को छोड़ के क्या दूसरे इफेक्ट, दूसरा भी तो जजमेंट आता है दूसरे सब्जेक्ट मैटर्स में, उसका क्या असर होता है। According to section 42, any judgment, order or decree other than those mentioned in section 41 are relevant judgment। यहाँ पे relevant है, not conclusive। से वहां देखेंगे, मतलब 41 का जजमेंट जो भी होगा चार फील्ड में, प्रोबेट में, मैट्रिमोनियल में, एडमिरल्टी में और इंसॉल्वेंसी में, वो क्या था, कंक्लूसिव। रिलेवेंट तो था ही था, कंक्लूसिव भी था, लेकिन उसके सिवा कोई जजमेंट अगर है तो वो रिलेवेंट है लेकिन कंक्लूसिव नहीं है। इफ दे आर रिलेटेड टू द मैटर ऑफ पब्लिक नेचर एंड रिलेवेंट टू द इंक्वायरी, सच जजमेंट, ऑर्डर, पॉपुलेशन डज नॉट हैव कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट विच दे स्टेट। मतलब उस फैक्ट के रिलेवेंट तो है लेकिन आग बंद करके हम उससे फैसला नहीं सकते हैं। What one of the grounds होंगे, if a judgment comes under section 41 it is a relevant as well as conclusive even against a third party। मतलब एकदम conclusive है वो, उस पर कोई आप आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं। If it comes under section 42 it is relevant, थोड़ा सा एविडेंशियल वैल्यू में कमी आ गई, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कमी आ गई। कोई चीज रिलेवेंट है एंड कोई चीज कंक्लूसिव है, कंक्लूसिव का जो वैल्यूएशन होगा इन द लॉ ऑफ द एविडेंस बहुत हाई। All other judgment are relevant as between the party or only under section 40। ठीक है। According to section 42, the matter of public nature, जो भी nature of public nature का matter होगा, which means that affecting entire population or at least a large section of population, it should be remembered that the judgment relating to the matter of public nature relevant under section 42 neither work as a res judicata nor they conclusive as judgment in rem। वो तो जजमेंट, वो ना तो रेस जुडिकाटा का एस्टैब्लिश कर पाते हैं ना तो कंक्लूसिवनेस। They can also be used as a corroborating evidence। Such evidence may not be between the same party, but they are related only to matter of public nature relevant to the inquiry। मतलब ये क्या हो सकते हैं, one of the corroborating grounds हो सकते हैं। सेक्शन 42 बता रहा है अगर PMAY नहीं है, that is probate, matrimonial, admiralty, insolvency, तो वो क्या हो जाएगा, corroborating बन जाएगा, only relevant बन जाएगा। ये होते तो conclusive और relevant होता है, याद रखिएगा। Section 43 provides judgment other than those mentioned in the section 42 when relevant।
Section 43 provided if a judgment is not relevant, कोई judgment not relevant है under section 40, 41 or 42, it will not be relevant unless the judgment itself in the fact in issue or is a relevant fact under some other provision of the act. उसका रिलेवेंसी तो होना चाहिए ना, जजमेंट कोई भी तो लाके नहीं देंगे अगर वो खुद फैक्ट इश्यू में हो या किसी relevant fact के साथ जुड़ा हो. This section expressly contemplates cases in which a judgment itself in a fact in issue or is relevant fact being admissible except section 41, 40 or 42. The purpose of this section is to prohibit the judgment from being given in evidence which are the neither in entire party nor a judgment in rem between either party nor a judgment in rem nor a judgment relating to matters of public nature. अगर उस तरह की जजमेंट है जो फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट में, तो उस पर आप कोई एविडेंस लीड नहीं ना कर सकते हैं, डायरेक्ट उस जजमेंट को एविडेंस तो बना नहीं सकते हैं. अब सेक्शन 44 बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है. Fraud or collision in obtaining judgment or competency of court may be proved. Fraud and justice, मतलब फ्रॉड और न्याय कभी साथ में रह ही नहीं सकते, dwell together, never dwell together. Fraud and justice never together. The general rule is the judgment of a competent court shall be binding on the parties operating as res judicata in subsequent proceeding between the same party. अगर ए बी ने सेम मैटर जो हमने डिस्कस किया, कोई मैटर इन इशू है जो सब्सटेंशियली और डायरेक्टली भी इशू है और फॉर्मर सूट में वो था, उस पर एक जजमेंट आ चुका है ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, कोर्ट ने उसे सुना, देन उस पर एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड किया, तो वो क्या बन जाता है, ए बी के बेस में रेस जुडिकाटा. अब ए और बी जाके सेम मैटर में लिटिगेट नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें अगर किसी ने झोल कर दिया, किसी ने ए ने बी ने किसी ने फ्रॉड कर दिया, तब क्या होगा, तब ये रेस जुडिकाटा नहीं रह पाता है. क्या है कि न्याय, फ्रॉड एंड जस्टिस कैन नेवर ड्वेल टुगेदर, दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं. Section 44 contain exception to this rule. The section deal with a fraud or collusion in obtaining a judgment or incompetence of a court may be proved. According to section 44, a judgment is liable to be annulled, impeached on the ground of want of jurisdiction, फ्रॉड एंड कॉलिजन. जैसे मैंने आपको बताया कि जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो इन केस ऑफ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन. एक कोर्ट है बनाया गया इंसॉल्वेंसी मैटर डील करने के लिए, उस कोर्ट ने लैंड के केस में, लैंड का या मान लीजिए फैमिली कोर्ट का तरह काम करने लगा, तो क्या होगा अगर फैमिली कोर्ट इंसॉल्वेंट बनाने लगे तो क्या होगा, तो एक सबका सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है. पटना का अलग कोर्ट होगा, रांची का अलग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है. अब रांची के कोर्ट ने भोपाल के लोगों को अगर ट्रायल शुरू कर दिया तो कितना मुसीबत हो जाएगा. सबका जुरिस्डिक्शन है, आप उस जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं जा सकते हैं. तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 44 बोलता है जुरिस्डिक्शन नहीं, फ्रॉड और कोलूजन नहीं, दो लोग मिल के ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिए कि एक के फेवर में जजमेंट आ जाए, ये भी नहीं हो सकता है. Section 44 lays down a party to a suit other proceeding may show that a judgment, order, or decree which is relevant under section 40, which would be as a judgment inter parties operate as res judicata, which is relevant. Section 41 is which is as a judgment in rem, which is relevant under section 42, in which evidence as a judgment relating to public nature, which is provided by adverse party that is passed by the court, which had no jurisdiction to pass it or has obtained by fraud or collusion. तो ये बता रहा है कि सेक्शन 44 क्या करता है, एक गेट दे रहा है जिसमें आप लीड कर सकते हैं सेक्शन 44 में कि ये जो जजमेंट है इंटर पार्टीज में ये लिया गया है बाय कोलूजन और फ्रॉड. उसी प्रकार से रिलेवेंट है सेक्शन 41 में जो जजमेंट इन रेम है या 42 में जो और मैटर को छोड़ के आ रहा है, इन सब पे आप क्या कर सकते हैं, विच इज एडवर्स दैट वाज पास्ड बाय अ कोर्ट ऑफ. जब हम आने अगेंस्ट होगा हम किस पे एविडेंस लीड करेंगे, ये नॉन कॉम्पिटेंट कोर्ट था, इनका जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, इनका जो जजमेंट है वो क्या है, कोरम नॉन जुडाइस पे दिया गया है, फ्रॉड के द्वारा लिया गया. तो इस वजह से क्या हो सकता है, इनके जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं हो सकता. इस तरह से सेक्शन 40 टू 41, 42 हमने देख लिया. आपको कोई डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, juriscrack.com पे जाके बेयर एक्ट्स और देख सकते हैं.